हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग करेंगे वो है हमारा BPAG 171 और बुक का नाम है हमारा आपदा प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और इस बुक पे आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट को बनाना पड़ा। अब देखिए, ये जो बुक है हमारा, ये हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ही दिया गया है। और ये जो बुक है, इसके एग्ज़ाम जो है वो टोटल 100 नंबर के होते हैं। तो इसमें टोटल आपके जो ब्लॉक दिए गए हैं वो 4 है और क्वेश्चन जो है वो इन चारों ब्लॉक से ही आते हैं। आप देखिए, इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन रेडी किया है वो आपके पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को रेडी किया है। और एक और बात मैं आपको बोल दूं कि आप लोग जो है इसकी जो नोट्स है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम नहीं करते हैं। बिकॉज देखिए, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिक चीज़ को हमें जानना चाहिए कि हम क्यों उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, आपदा प्रबंधन। तो आपदा मीन्स क्या होता है? तो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम एक अलग चीज़ होती है जो कि सबकी लाइफ में एक नॉर्मल बात है। बट आपदा जो आती है ना, वो एक इंसान को नहीं, पूरे एक समाज को, एक पूरे समूह को प्रभावित करती है, एक पूरे देश को प्रभावित करती है। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं आपको इस पॉइंट के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझा देती हूँ कि आपदा जो है वो क्या है। तो आपदा एक ऐसी घटना होती है जो भयानक नुकसान लाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। अब देखिए, पहले तो ये जो है एक तरह से घटना के रूप में होती है, पर ये बाद में जाकर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाती है और लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब आपदा प्रबंधन क्या होते हैं, यानी कि इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हम जो है वो प्रॉब्लम को थोड़ी कम कर सकते हैं। पर ये जो आपदा मैनेजमेंट होता है ना, तो एक तरह से जो भी आपदा आती है ना, तो उसके लिए पहले से तैयार होना पड़ता है, या फिर अगर वो प्रॉब्लम आ जाए तो उसका फ्यूचर का तैयारी करना पड़ता है। तो वही प्रबंधन यानी कि मैनेज करना। तो मान लीजिए किसी राज्य में बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, तो वो लोग एक तरह से मैनेजमेंट करेंगे, उस चीज का व्यवस्था करेंगे कि किस तरह से इसको कम किया जाए, क्योंकि आप उसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप योजना बना सकते हैं, कुछ रणनीतियों को आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन वो होता है जो प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, बल्कि ये योजना यानी कि प्लान बनाकर जो भी जोखिम यानी कि जो भी आपदा है उसे कम करने में मदद करता है, यानी कि उसमें हेल्प करता है। अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर के थ्रू चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस बुक का वो है, आपदा को परिभाषित कीजिए एवं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करना है आपको। यानी कि सबसे पहले आपदा क्या होती है उससे आपको लिखना है, फिर प्राकृतिक और मानव के द्वारा जो भी आपदाएं होती है उसके बीच के अंतर को आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग आपदा को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो आपदा मैंने अभी आपको ऊपर जो भी बताया वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बुक के थ्रू भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपदा मानव जनी अथवा प्राकृतिक घटनाओं का एक तरह से परिणाम है, जिसका मेन लक्ष्य जो होता है ना, गोल जो होता है ना, मानव को क्षति पहुंचाना, या फिर पृथ्वी पे जो भी आपके प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं, वो सारे जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र जो होता है, यानी कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, राज्य है, वो भी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और प्लस बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि एक तरह से उनका घर, उनके बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और बहुत सारे कष्ट भी मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपका घर ही टूट गया और एक तरह से आपने कोई योजना नहीं बनाई है, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि आपदा क्या होती है। अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से ये जो आपदा जो शब्द है ना उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, आपदा जो शब्द है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजास्टर बोलते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है डिज और दूसरा जो है आस्टर से मिलकर बना हुआ है। डिज का अर्थ होता है अशुभ और आस्टर का अर्थ होता है सितारा। अब दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो होता है अशुभ सितारा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है प्राकृतिक आपदा, यानी कि आपदा तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग प्राकृतिक आपदा को समझ लेते हैं। ये भी बहुत इजी और मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा। तो देखिए प्राकृतिक आपदा यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है नेचर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी आपदा आती है ना, उससे हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा आती है और इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता, यानी कि आप इसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा आती है। जैसे कि इसका हम लोग अगर अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो भी आपदाएं आती है ना, तो उससे हम लोग प्राकृतिक आपदा में बोलेंगे। ये सभी नाम दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए आप गांव में सुना होगा कि बहुत बाढ़ आ जाते हैं तो जो किसान होते हैं उनके खेतों में एक तरह से सूखा पड़ जाता है, तो ये सब उनके हाथ में नहीं है ना, ये प्राकृतिक आपदा है। इसको बस हम एक तरह से कम कर सकते हैं और इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपदा जो है वो हमारे बस में नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, तो वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो खुद ही टूट जाती हैं, तो इसको भी हम लोग एक तरह से हमारे बस में नहीं है ना, ये प्रकृति के द्वारा आ रहा है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। और इस तरह की आपदा में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, जीवों का नुकसान होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो आपदा है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है और इस पर हमारा कोई बस नहीं होता। अब हम लोग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग करके बताया गया है एक टॉपिक पे, आप थोड़ा और भी 2-3 टॉपिक को लिख सकते हैं। जैसे कि बाढ़ का यहाँ पर लिया गया है, तो बाढ़ क्या है? बाढ़ एक तरह से प्राकृतिक आपदा है जिसे हम एक तरह से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ जो है वो आएगा ही और उससे वो क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और साथ में ही उसके आसपास के जो भी इलाके हैं या जो भी क्षेत्र है वो भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एक तरह से सुनामी आ जाती है, समटाइम भूकंप का रूप भी ले लेती है। और देखिए बाढ़ आने से लोगों को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि घर जो है बहुत लोगों के डूब जाते हैं, रहने के लिए उनके पास घर नहीं होता है, सड़कें जो है टूट जाती हैं, पुल जो होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज भी होते हैं, वो बाढ़ के कारण एक तरह से टूट जाते हैं, नुकसान हो जाता है उनका। बिजली की जो लाइन है वो एक तरह से ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तो बहुत जगह बिजली ही चली जाती है और कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद बिजली आती है, तो उससे लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान होता है, भोजन की एक तरह से कमी हो जाती है। अब मान लीजिए बाढ़ आ गया तो जितने भी किसान ने खेती की थी वो सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाती है, पीने के लिए पानी की कमी हो जाती है, जंगलों में जो जानवर रहते हैं वो एक तरह से मर जाते हैं या फिर उनको भी रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ आती है और मिट्टी का कटाव जो है वो भी बढ़ जाता है। तो बाढ़ के इतने सारे नुकसान होते हैं जो कि लोगों को और जानवरों को, जीवों को, सबको झेलना पड़ता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो है उसके कारण क्या है। तो देखिए प्राकृतिक जो आपदा है उसके मेन 2 ही कारण होते हैं। जैसे कि पहला आप देखोगे तो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है ना उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वायुमंडलीय, यानी कि वायुमंडल का जो तापमान है कभी बढ़ता है कभी कमता है, जिसके चलते एक तरह से ये जो चीज़ें हैं वो एक तरह से अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण भी ये होती है। एक तरह से पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचल हो जाती है, जैसे कि ज्वार भाटा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे पत्थर जो है वो नीचे से फटने लगते हैं और एक तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें निकलने लगती है, ज्वार निकलने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह से प्राकृतिक आपदा के कारण बन जाती है। जलवायु का एक तरह से बदलाव होना, ये तो ये सारे कारण हो सकते हैं पहले में। और दूसरा जो है वो हमारे द्वारा होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा। तो आपको तो पता ही होगा मनुष्य जहाँ भी रहता है उस चीज़ को गंदगी से फैला देता है। यानी कि पृथ्वी जो है वो पहले कितनी साफ थी, पर जितनी आबादी बढ़ रही है ना वैसे वैसे हमारी पृथ्वी जो है वो गंदी हो रही है। यानी कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से भर गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है इंसान का भी, यानी कि इंसान के कारण भी प्राकृतिक जो आपदाएं है वो आ जाती है। अब हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं जो कि ये मानव के द्वारा जो भी आपदाएं आती है वो क्या होती है। तो इसको भी मैं आपको सिंपल समझा दे रही हूँ। तो मानव के द्वारा कुछ ऐसे हम लोग कारनामे करते हैं। तो देखिए कुछ आपदाएं ऐसी होती है जो कि प्रकृति नहीं लाती है, उसमें नेचर का कोई हाथ नहीं होता है, वो हमारे कारण ही होती है। अब मान लीजिए अभी के टाइम में जो है वो मनुष्य कितनी तरह की गलतियाँ करता है और उसका नतीजा जो है उसे भुगतना पड़ता है। जी आजकल बहुत सारे देशों में युद्ध की जो है स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि एक तरह से आतंकवाद फैल रहा है। तो वो सब क्या है, उसमें तो इंसान का ही हाथ है ना, अशांति है तो उसमें नेचर का कोई हाथ नहीं है। लोग ही जो है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और एक तरह से युद्ध की या फिर एक तरह से आपदा की परिस्थिति को
बना रहे हैं, तो इसमें नेचर का कोई हाथ नहीं है। अब मान लीजिए कि अभी के टाइम में बहुत सारे देश जो है वो एक तरह से परमाणु बम बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के हथियार बना रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब तो बुरी चीजें हैं ना, पर फिर भी लोग बना रहे हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है और जो आपदा का कारण बन जाती है, उसे हम लोग मानव के निर्मित आपदाएं बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, सिंपली मैंने बताया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप देख सकते हैं, जैसे कि युद्ध होता है। एक तरह से हमारे समाज में आप देखते होंगे कितना युद्ध होता है, हर रोज कितने लोग युद्ध में मर जाते हैं, तो उसमें भी एक तरह से मनुष्य का ही हाथ होता है, उसमें तो प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता। एक तरह से आग लग जाना, कि कहीं पर दुर्घटना हो जाना, तो ये सब जो है वो मनुष्य के द्वारा है। अब मान लीजिए ट्रेन में आग लग गई, तो उसमें क्या, उसमें तो मनुष्य का ही हाथ है ना, यानी कि हम लोगों ने कुछ गलती की जिसके कारण जो है वो परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां जो होती है जिसमें ऑयल एक तरह से लोड रहता है और एक तरह से लीकेज होता है, जिसके कारण एक तरह से आग लग जाती है, तो उसमें भी कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है ना, जो मनुष्य के द्वारा अपनाई जाती है, यानी कि मनुष्य की गलतियों की वजह से होती है, तो उसे हम लोग आपदा बोलेंगे, पर वो मनुष्य के द्वारा अपनाई गई या फिर निर्मित की गई आपदा आप बोल सकते हैं। अब हम लोग नीचे देखते हैं, जो कि हमारा है कि मनुष्य के द्वारा जो आपदाएं आती है तो उसका कारण क्या है। तो इसमें हम लोगों ने अभी सिंपल बताया कि इसमें जो है मनुष्य का एक तरह से लापरवाही होती है, उन्हीं के कारण ये सारी जो परिस्थिति है वो अक्सर उत्पन्न हो जाती है और एक तरह से खतरा का कारण बन जाती है, और इसमें भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और एक तरह से उसमें आग लग गई है, तो उसमें कितनी चीज़ें नुकसान हुई, लोग तो मरे प्लस कितनी सारी चीज़ें खराब हो गई, तो ये सब कारण होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट के थ्रू, इन सारे पॉइंट को आप थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख सकते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी दुर्घटना, यानी कि सड़कों पर या फिर रेलगाड़ी दुर्घटना हो जाना, आग लग जाना, वायु दुर्घटना हो जाना, बम का जो है विस्फोट हो जाना, एक तरह से कुछ रासायनिक जो आपदाएं होती है वो भी हो जाती है, महामारी, यानी कि समटाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिसके कारण एक तरह से हमारे समाज में बीमारी फैल जाती है, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो एक तरह से प्रभावित होते हैं। अगला जो है मिट्टी का कटाव, या तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा अपनाए जाते हैं, कि मनुष्य के कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम जो है हो जाते हैं, तो इसे हम लोग आपदा में बोल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 2 नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये शायद आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो है आपदा प्रबंधन की केंद्रीय और राज्य सरकार की भूमिका को आपको लिखना है। तो यानी कि जो आपदा मैनेजमेंट होती है ना, तो इसमें जो केंद्र सरकार होते हैं और जो राज्य सरकार होते हैं, तो उनका क्या योगदान होता है या फिर उनकी क्या भूमिका होती है, उसको आपको लिखना है। तो आंसर के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले आप देख लीजिए। तो यानी कि पहले आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मतलब क्या होता है। आई नो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, केंद्र सरकार की अगर हम लोग परिभाषा देखते हैं, तो राजनीति के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो केंद्र सरकार जो होता है वो एक तरह से एक राष्ट्र या फिर एक देश भीतर के सभी राज्यों पर एक तरह से शासन करता है, यानी कि वो पूरे राज्य को देखता है, यानी कि वो पूरे देश के जितने राज्य है वहाँ पर वो अपनी निगरानी रखता है, यानी कि केंद्र सरकार उससे हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई जो कि राज्य सरकार अगर नहीं संभाल पा रहे, तो केंद्र सरकार जो है उस पर एक तरह से अपना काम करेगा। और जो राज्य सरकार होते हैं उनका जो काम होता है केवल जो है एक तरह से राज्य को नियंत्रित करना, यानी कि उनके राज्य में जो चीज़ें हो रही है वो एक तरह से उनकी उस पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। अब हम इनकी भूमिका को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र सरकार होती है तो उनकी क्या भूमिका होती है। तो केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है इस तरह की आपदा को मैनेजमेंट में, तो उनका बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से वो देखते हैं कि कहाँ पर अशांति है, क्या चीज़ें हैं, उसका भी उनको निगरानी रखना पड़ता है। यानी कि अगर कोई आपदा आ रही है तो उसके पहले भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, और अगर बाद में आ भी जाए तो भी उन्हें उस पर ध्यान रखना पड़ता है, और उसके लिए उन्हें एक तरह से रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी को उनको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है। अगर उन्हें करके रखा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं किए हैं तो उनको करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक केंद्र सरकार की होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो ये सब पॉइंट है जिससे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वही सारी चीज़ें दी गई है। दोनों के बीच में अंतर को भी आप थोड़ा लिख सकते हैं। अब इनका क्या योगदान है, यानी कि केंद्र सरकार जो है उनका क्या योगदान है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र आपदा प्रबंधन योजना को एक तरह से स्वीकृत करना। दूसरा जो पॉइंट है, आपदा प्रबंधन हेतु उनकी कुछ स्ट्रैटेजी को उनको तैयार करना पड़ता है।
तीसरा जो है राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार मंत्रालय या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करना, यानी कि मान लीजिए मंत्रालय जो है या फिर केंद्र सरकार ने कुछ योजना बनाई है तो उसको भी उनको देखना पड़ता है और उसको उन्हें मानना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है यानी कि इनकी जो भूमिका है, जैसे कि ऐसे दिशा निर्देश को तैयार करना जिनका अनुसरण करके राज्य के जो प्राधिकारी होते हैं ना, राज्य योजना को तैयार कर सके। इस तरह से उन्हें चीज़ों को मैनेजमेंट या फिर तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है या फिर भूमिका है जो कि केंद्र सरकार की होती है। ऐसी अगर आपदा आ जाती है किसी राज्य में तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है राज्य सरकार की क्या भूमिका है, यानी कि अगर किसी राज्य में अगर आपदा आ जाती है तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं या फिर उनकी क्या भूमिका होती है राज्य सरकार की। तो देखिए इसमें जो राज्य सरकार की जो भूमिका होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनके राज्य में अगर इस तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले उन्हें उस चीज़ का एक तरह से जानकारी होना चाहिए, उस चीज़ पे उनका फोकस होना चाहिए। और केंद्र, राज्य एवं जिला सतह पे जो स्थापित की गई संस्थाएं और या फिर व्यवस्था है उसको राज्यों को प्रभावित ढंग से अपनाना या फिर उसको सही से पालन करना इनका भी काम होता है। और कुछ ऐसे सिस्टम या फिर कुछ ऐसे कदम उठाना जो कि आपदा को कम करे और लोगों की मदद करे, यानी कि उस राज्य में जो भी लोग रहते हैं उनकी मदद हो सके और एक तरह से सही से मैनेज करना। और अगर आपदा आती है तो सबसे पहले लोगों को एक तरह से वार्निंग देना, एक तरह से उन्हें सचेत करना, इन सारी चीज़ों का इनकी जिम्मेदारी होती है। अब कुछ पॉइंट के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो जैसे पहला जो पॉइंट दिया गया है, तो इनकी जो भूमिका है आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना। दूसरा जो पॉइंट है राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, यानी कि राष्ट्र अगर कोई योजना बना रहा है तो उसको एक तरह से, यानी कि राष्ट्र अगर कोई योजना बना रहा है तो उनको इन्हें मंजूरी देना होता है। तीसरा जो है राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को स्वीकृति देना इनका काम होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनकी भूमिका होती है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होती है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको और भी इनके कुछ इम्पॉर्टेंट भूमिकाएं मिल जाएगी जिसे आप लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको करना है संवेदनशीलता के विभिन्न कार्यों की चर्चा करनी है। तो हम लोग आंसर के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो संवेदनशीलता होती है ना, वो हर मनुष्य के अंदर होती है। यदि मनुष्य या प्राणी अन्य प्राणियों से एक तरह से उसके दुख को देखकर वो उसे दुख फील होता है, यानी कि उसकी पीड़ा को देखकर उसे भी एक तरह से दर्द होता है ना, तो उसे हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। यानी कि कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा दुख में है तो उसे देखकर आपके अंदर में एक तरह से अलग ही फीलिंग आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, दुख आ रहा है, तो उसको आप बोल सकते हैं। अब इसका अर्थ जो है समाज के उन व्यक्तियों या समूहों से है जिनकी प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। कुछ ज़्यादा ही एक तरह से प्रॉब्लम भी समटाइम क्रिएट कर देता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम नीचे देखते हैं कि ये जो संवेदनशीलता होती है ना, तो वो एक तरह से आपदा किस प्रकार से बन जाती है। तो देखिए एक तरह से ये भी जो है विशेष समुदाय को एक तरह से कमज़ोर कर देती है। एक तरह से इसकी भी कुछ ऐसी धारणाएं होती है जिसके चलते चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इसमें कुछ कारण होते हैं, जैसे कि भौतिक कारण हो जाते हैं, समटाइम सामाजिक कारण हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। आर्थिक कारण है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। तो इस तरह से समझ सकते हो। अब हम नीचे देखते हैं कि ये जो संवेदनशीलता होती है ना, तो वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों में किस तरह से योगदान देती है। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है जनसंख्या को विस्थापन करना। यानी कि अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि गाँव का जो है, गाँव से लोग जो है वो एक तरह से शहर की ओर आ रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बन रही है। तो ये सब जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये सब जो है वो संवेदनशीलता के कारण ही हो रही है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा जो कारण है वो है शहरीकरण। वही जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ें है, बस थोड़ी सी अलग है। यानी कि इसमें जो है शहर में ही लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं और एक तरह से गाँव को भी शहर बना रहे हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये सब जो कारण है वो एक तरह से ऐसी ज़िंदगी को क्रिएट कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है। यानी कि बहुत तरह की बीमारियां इसमें है, बहुत तरह के संघर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगला जो पॉइंट है, यानी कि अगला जो कारण है
वो है जेंडर आधारित। समाज में पुरुष और स्त्रियों का एक तरह से जो उनका जो कैरेक्टर है उसको निर्धारित किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिया जाता है, उसको तोल मोल किया जाता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि एक तरह से संवेदनशीलता को एक तरह से आपदा में बदल रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि जलवायु परिवर्तन और संवेदनशीलता पर आपको टिप्पणी लिखना है और ये भी बहुत ही ईजी है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग आंसर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए जलवायु क्या है उससे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम एक लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों में या घंटों में बदल सकता है वहीं जलवायु बदलने में काफ़ी समय लगता है। अब देखिए मौसम जो है वो हर रोज़ बदलता रहता है, कभी बरसात तो कभी ठंड गर्मी, इस तरह के वेदर जो है वो चेंज होते हैं। लेकिन जलवायु बदलने में सैकड़ों वर्षों का टाइम लग जाता है, यानी कि कुछ बड़े लेवल पे अगर जलवायु में बदलाव आ रहा है तो वो एक दिन में बदलाव नहीं आता, यानी कि उसको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जलवायु क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं जो कि ये जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो जलवायु तो हम लोगों ने जान लिया, अब जलवायु परिवर्तन यानी कि बदलाव क्या होता है उससे भी हम लोग जान लेते हैं। तो जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं जलवायु से जुड़े हुए हैं और जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ के लोगों का जो भेष होगा वो बहुत अलग होगा, यानी कि उनके वो जो होंगे बहुत ज़्यादा गोरे होंगे। और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ के लोगों का जो शरीर का कलर है वो बहुत अलग होगा, यानी कि वो डार्क होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जलवायु जो है वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए जलवायु का हर इंसान की लाइफ में, और इस चीज़ को हम इस बात से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर अनुकूल जलवायु नहीं होती तो जीवन होना संभव नहीं होता। अगर यहाँ पर अच्छी जलवायु है यानी कि इंसान के अनुकूल जलवायु है तो इसलिए हम लोग पृथ्वी पर है। तो जलवायु का बहुत ज़्यादा असर हमारी ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। अब हम नीचे आते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण है, बिकॉज़ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जलवायु इतना क्यों बदलती है। तो सबसे पहला जो कारण है कि संसाधन का दुरुपयोग। अभी के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर इतने संसाधन हैं पर लोगों ने उसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया है कि जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। दूसरा जो है अधिक से अधिक एक तरह से नगर बनाना। लोग जो है पेड़ों की कटाई करके घर बना रहे हैं, नगर बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक तरह से जलवायु का परिवर्तन के कारण है। अगला जो दिया गया है ईंधन में ह्रास, यानी कि बहुत सारे ईंधन है जिनका लोग जो है बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसका भी असर जो है हमारी जलवायु पर देखने को मिल रहा है। अगला जो है वो बड़े पैमाने पर भूउपयोग में बदलाव, यानी कि एक तरह से नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण भी जलवायु बदल रही है। अगला जो पॉइंट है यानी कि 5 नंबर जो पॉइंट है कि वातावरण में CO2 गैस जो है बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ गया है। और ये जो है ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखा गया ग्रीन हाउस गैस जो है इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपने देखा होगा अभी के टाइम में हमें अलग अलग सीजन में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि उस टाइम होना नहीं चाहिए। लोग इसका ग्रीन हाउस गैस का यूज़ करके अलग अलग तरह के सब्जियों का फलों को उगा रहे हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस जो है वो हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे जलवायु पर देखने को भी मिल रही है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बुरे कारण है एक तरह से हमारे जलवायु को बदलाव में। अगला जो 6 नंबर पॉइंट दिया गया है एक तरह से ओजोन मंडल, आपने सुना होगा, आपको पता होगा ओजोन मंडल में अभी कितना ज़्यादा एक तरह से छिद्र हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बोल सकते हो। और ये सब कारण है CO2 गैस, अलग अलग टाइप के जो जहरीली गैसें हैं जो एक तरह से जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, प्लस हमारे ओजोन मंडल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और अगला जो पॉइंट है तापमान में वृद्धि होना। तो अभी के टाइम में जो पेड़ की कटाई हो रही है, अलग अलग तरह के जो कारखाने से जो धुएं गैस निकल रही है, तो ये सब भी हमारे तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है और एक तरह से जलवायु को भी चेंज कर रही है। अब हम नीचे आते हैं जो कि इसमें अगला पॉइंट है वो है संवेदनशीलता। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सारे पॉइंट है, आप इसमें लिख सकते हैं, बट कुछ अलग भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो संवेदनशीलता जो शब्द है ना, वो किसी व्यक्ति या वस्तु से आसानी से प्रभावित या फिर क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। यानी कि अभी हम लोगों ने बात किया कि ये जो संवेदनशीलता होती है ना, वो मनुष्य के बीच में एक तरह से लगाव पैदा करती है। किसी के दुख को देखकर हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं और एक तरह से पीड़ा का अनुभव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो संवेदनशीलता में आती है।
और एक तरह से ये जो है किस तरह से भौगोलिक और एक तरह से हमारे सामाजिक आर्थिक चीज़ों को किस तरह से प्रभावित करती है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं और आपकी बुक में भी कुछ अलग भी पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 5 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि जोखिम की व्याख्या करनी है, यानी कि जोखिम क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जोखिम जो शब्द है ना उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए जोखिम को अगर मैं सिंपल आपको पहले समझा दूँ उसके बाद इस पॉइंट के थ्रू हम लोग समझते हैं, यानी कि रिस्क लेना। अब मान लीजिए कि यानी कि कोई चीज़ आप कर रहे हो जबकि आपको पता है कि उसमें आपको एक तरह से नुकसान होगा, यानी कि आप वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो एक तरह से रिस्की है, तो उसको ही हम लोग जोखिम बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी को बाइक चलाने नहीं आती है तो उसको लगेगा ये बहुत ज़्यादा रिस्क, यानी कि उसमें संभावना है भी और नहीं भी। तो इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ों में जोखिम लेते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और स्पेशली अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा जोखिम लेते हैं, जैसे कि अभी के टाइम में लोग बिजनेस में जोखिम लेते हैं, अलग अलग फील्ड में लोग जोखिम लेते हैं, यानी कि रिस्क लेते हैं। अब इस पॉइंट के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे जोखिम कुछ बुरा होने की संभावना है, जोखिम में किसी गतिविधि यानी कि उसके प्रभाव के बारे में एक तरह से अनिश्चितता, यानी कि आप कंफर्म नहीं होते हो, वो चीज़ शामिल होती है जो मानव के एक तरह से स्वास्थ्य, कल्याण, धन संपत्ति या फिर पर्यावरण से संबंधित होता है। समटाइम हम अपने स्वास्थ्य को ले रिस्क ले लेते हैं, समटाइम हम अपने धन संपत्ति या फिर पर्यावरण को लेकर भी हम एक तरह से रिस्क लेते हैं। अब मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है जो कि कुछ ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, यानी कि वो लोगों के लिए और प्लस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वहाँ पर अगर वो जोखिम लेता है तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, यानी कि वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और अच्छे से यानी कि एक उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि देखिए सबको पता है कि सिगरेट पीने से हमें कैंसर होता है, यानी कि उसका जो धुआं होता है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पर लोग एक तरह से रिस्क लेते हैं, स्वास्थ्य को एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और वो एक तरह से सिगरेट पीते हैं। तो ये तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल हो गया, पर इसको भी हम लोग एक तरह से रिस्क ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब जोखिम की पहचान कैसे आप कर सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जोखिम जो है वो लोग हर क्षेत्र में लेते हैं, तो वो हमारे पर्यावरण में भी लिया जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती है, सिस्टम लागू किए जाते हैं जो कि हमें उस पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हैं और एक तरह से हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ें अच्छी भी हो सकती है और ये बुरी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क लेना पड़ता है। और ये खासकर पर्यावरणीय जो कानून क्षेत्र होते हैं ना उसमें लोगों को एक तरह से जो सरकार है या फिर वहाँ की जो भी व्यवस्था है वो इसे लागू करते हैं। अलग अलग टाइप के आपने सुना होगा जो बीमा होती है ना, अलग अलग टाइप के बिजनेस के ऑफर देती है, तो वो समटाइम एक तरह से प्रॉफिटेबल होता है तो समटाइम नहीं होता, यानी कि वो रिस्क लेते हैं। और बाकी थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस वही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देखते हैं जो कि जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए जोखिम जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला होता है और एक विशिष्ट, यानी कि बहुत ही ऊंचे लेवल पे जो हम लोग रिस्क लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 6 नंबर है कि भारत के संदर्भ में सुनामी तथा भूस्खलन के स्वरूप की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर के थ्रू यानी कि सुनामी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सुनामी जो शब्द है ना ये जापानी शब्द त्सुनामी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है त्सु मीन्स होता है बंदरगाह और नामी मीन्स होता है लहर, दोनों मिलाकर होता है बंदरगाह लहरें। और सुनामी जो है वो एक तरह से पानी के भीतर की अशांति होती है, यानी कि एक तरह से बहुत ही विशाल लहरें जो है वो, और यही जो है ऊपर के इलाके या फिर पास के इलाके पे बहुत ज़्यादा असर करती है। समटाइम ये भूकंप के कारण भी आ जाती है इस तरह की लहरें। अब हम थोड़ा सा नीचे में इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है ना, जिसमें एक तरह से तूफान उठने लगता है और ऐसी लंबी लंबी ऊंची लहरें जो है बहुत ज़्यादा तरंगों के साथ ऊपर उठने लगती है और एक ज़बरदस्त दबाव के साथ आगे बढ़ती है, तो उन लहरों को हम लोग सुनामी बोल सकते हैं। और ऊपर जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुनामी का अर्थ क्या होता है। और एक तरह से और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुनामी जो है वो 4 तरीके से होती है। पहला एक तरह से पानी के नीचे भूकंप की स्थिति से, और दूसरा जो है वो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, आपने बहुत सारा देखा होगा कि एक तरह से पानी से भी आग निकलता है, तो इस तरह के विस्फोट से भी होता है। एक तरह से भूस्खलन के द्वारा भी होता है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट इसके तरीके हैं सुनामी आती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सुनामी के कारण क्या है, यानी कि किस कारण से सुनामी आती है।
तो देखिए सुनामी जो है वो आने के पीछे कारण है, और कारण ये है कि समटाइम ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि महासागर में भूकंप आने के कारण कुछ वहाँ के जो प्लेट्स होते हैं, यानी कि नीचे की जो कुछ चट्टाने या फिर कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो खिसकने लगते हैं, यानी कि वो अपने प्लेस से हटने लगते हैं, जिसके कारण एक तरह से समुद्र जो है तेज लहरों को उत्पन्न कर देता है, और यही जो है वो धीरे धीरे करके एक बड़े विशाल लहर का रूप धारण कर लेती है। अब हम लोग आते हैं नीचे, यानी कि सुनामी की विशेषता क्या है। तो सुनामी जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या फिर विनाशकारी प्रकृति शक्तियों में से एक मानी जाती है, नेचर पावर है। और आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी का जो जन्म है वो एक तरह से पानी से ही हुई है, यानी कि समुद्र से ही हुई है, छोटे या बड़े जीवों की उत्पत्ति यह समुद्र के एक बड़े अचानक विस्थापन के लहरों के कारण आ जाती है, और एक तरह से अपनी पास के इलाकों में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, और एक तरह से समटाइम वहाँ की जगह को डुबा भी देती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं, जो कि है भूस्खलन। तो भूस्खलन क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो एक तरह से पर्वत से रिलेटेड है, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो पहाड़ी टाइप के इलाके होते हैं, जहाँ पर चट्टानें जो है वो बहुत मात्रा में खिसकती रहती है, रास्ते जो है रास्तों पर टूट जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। यानी कि सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो होता है, यानी एक तरह से चट्टानों के बीच में हलचल के कारण होता है। समटाइम एक तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और मिट्टी और चट्टान के नीचे की जो ढलान होती है ना, वो एक तरह से आंदोलन करने लगती है, यानी कि संघर्ष करने लगती है, जिसके कारण भी ये भूस्खलन हो जाता है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कारण क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मेन जो कारण है, यानी कि भूस्खलन जो है वो एक तरह से गुरुत्वाकर्षण इसका मेन कारण है, जिसके कारण चट्टानें जो है वो एक तरह से टूटने फूटने लगती है, और उनके नीचे वाले भागों का एक तरह से दरार होने लगता है, जिसके कारण ऊपर वाले भाग जो है वो टूटने लगते हैं, या फिर सेल मलबा या फिर ढाल के कारण भी ये एक तरह से समटाइम खिसकने लगता है। अब हम नीचे आते हैं कि इसके उपाय क्या है, यानी कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है। इस तरह के जो आपदा अगर आते हैं, तो पहला जो आप उपाय इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है नालों को साफ़ करना, यानी कि जो नाले होते हैं ना, जो ड्रेन होते हैं, उसको अच्छे से क्लीन रखना, उसमें कुछ भी एक तरह से पोल्यूशन, कुछ भी कागज़ या फिर कुछ भी प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंकना। अगला जो है ये जो पॉइंट है, यानी कि तूफान के जल को जो ढलान वाली जो चट्टानें होती है ना, उसके सतह से दूर रखना। अगला जो दिया गया है 3 नंबर, जो इसके उपाय हैं, जो नाले होते हैं, पत्थरे प्लास्टिक वगैरह, और उसको उसमें ना जाने देना, उसकी जांच करते रहना, हमेशा उसको चेकिंग करना कि इसमें कितना ज़्यादा गंदगी है, ये सारी चीज़ें। अगला जो उपाय है, जो कि 4 नंबर है, कि जो रिसाव जो छिद्र होते हैं ना, उसमें खुला रखना। टाइम आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसमें एक तरह से बीच में एक तरह से खुला स्पेस होता है, जिससे पानी जो है वो बाहर निकलने का स्पेस होता है, तो इस तरह से भी उसमें छिद्र होना चाहिए। इस तरह के कुछ उपाय है जिसका यूज़ करके इस आपदा को रोका जा सकता है, यानी कि बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव है लोगों पर या फिर हमारे समाज पर। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है ना, तो ये जो है इससे बहुत एक तरह से नुकसान भी है, एक तरह से जीवन की हानि होती है, और एक तरह से विनाश बहुत ज़्यादा इसमें भी होता है। एक तरह से संसाधन का नुकसान हो जाता है, और एक तरह से नदियों में एक तरह से अवरुद्ध आ जाती है, यानी कि रुकावट आ जाती है, जिसके कारण बाढ़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एक रिस्क हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए नदी बह रही है और वहाँ पर एक तरह से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो नदी का पानी जो है रुक जाएगा, और एक तरह से पानी का लेवल इतना बढ़ जाए कि बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी उस इलाके में। तो ये जो है इस तरह के कुछ प्रभाव जो है लोगों पर या फिर हमारे जीवन पे देखने को मिलते हैं इस आपदा के कारण। अब हम आगे देखते हैं, जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि जैविक जो आपदाएं होती है ना, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग या फिर इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जैविक आपदा होती क्या है। तो जैविक चीज़ क्या है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, मनुष्य के साथ जानवर और पौधे की बैक्टीरिया या वायरस कुछ ऐसे विषैले पदार्थों को एक तरह से बना लेते हैं या फिर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और एक तरह से बड़े लेवल पे महामारी फैल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, और एक तरह से बहुत सारे देश भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसे जीव है जिनसे कुछ ऐसी वायरस निकलती है जो कि इंसान
इंसानों के लिए खराब है। अब इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हैजा, प्लेग या फिर कोविड-19 को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इससे तो पूरी दुनिया प्रभावित थी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जैविक आपदा का कारण बनते हैं। यानी कि समटाइम ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बीमारी के लेवल पे। अब इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे कि 2005 में के रिपोर्ट के अनुसार या फिर इसमें जो प्रबंधन हुए थे ना, तो इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था और समझाया गया था। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अब हम नीचे देखते हैं कि ये जो जैविक आपदाएं आती है ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैविक के फील्ड में। वो कुछ ऐसी वायरस थी जैसे कि रिफ्ट वैली बुखार या फिर येलो बुखार, मलेरिया, हैजा या फिर कालाजार जैसी बीमारियां, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग एक तरह से प्रभावित थे और बहुत सारे लोग मर भी गए, जिसके कारण बहुत ही संख्या में लोगों की जान जाती है और मर जाते हैं। तो इस तरह के इसके प्रकार है जिसे आप नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, जैविक आपदाओं के कारण क्या है, यानी कि जो जैविक आपदाएं आती है, देखिए ये जो आपदाएं है वो एक तरह से महामारी या फिर विषैले जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो छोटे जीव होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर उन सभी के कुछ वायरस के निकलने के कारण कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती है, बन जाती, जो कि एक बहुत ही बड़ी महामारी का कारण बन जाती है और एक तरह से आपदा को उत्पन्न कर देती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस तरह की अगर बीमारी आए या फिर ऐसी आपदाएं आए, जैविक आपदाएं, तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि इस तरह की बीमारियों से या फिर ऐसे रोग से, महामारियों से बचने के लिए हमें एक तरह से गर्म पानी मोस्टली पिया जाता है, स्वच्छ भोजन किया जाता है, यानी कि एक अच्छा भोजन किया जाता है, छिड़काव करना चाहिए, यानी कि इस बीमारी को रोकने के लिए जो भी दवाइयाँ या जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरह से व्यवस्थित करना चाहिए। अनजान व्यक्ति या अनजान चीज़ों को एक तरह से हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है ना, वो एक तरह से फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल जो था वो कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये वायरस जो था वो पूरी दुनिया में फैल गया था। तो इस तरह के ये वायरस होते हैं, तो इस तरह के हमें उपाय करने चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है, इसमें इस तरह की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, यानी कि लोगों तक फैलाना चाहिए, जिससे लोग समझे और जाने, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो पहले से तैयार रहे। अगला जो पॉइंट दिया गया है, जो कि 3 नंबर है हमारा, तो हमें ऐसे प्रबंध यानी ऐसे मैनेजमेंट के उपायों को सोचना चाहिए जिससे कि जल्द से जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनका विकास हो जाता है, तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको एक तरह से समाप्त करना चाहिए। चूहे की जो आबादी है, यानी कि अगर कुछ ऐसे प्राणी जो है बहुत अधिक संख्या में उनकी आबादी बढ़ रही है, तो उस पर हमें नज़र रखना चाहिए और उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए कि इन द फ्यूचर में ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इस तरह के कुछ उपाय है जिसका यूज़ करके हम इस तरह की बीमारियों को कम कर सकते हैं। और अभी के टाइम में आपने सुना होगा कि जब बारिश होती है तो कितने तरह के जीव जो है वो आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि 8 नंबर है। तो इसमें आपको करना है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल पर NDRF जो संस्था है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो संस्था है वो क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको भी हम लोग आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो संस्था है या फिर ये जो मैनेजमेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये जो संस्था है इसकी स्थापना जो है वो 2005 में हुई थी और ये जो धारा है यानी कि आर्टिकल 44 और 45 के अंतर्गत इस संस्था को या फिर इस मैनेजमेंट को लागू किया गया था। और इस संस्था को लागू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो भी आपदाएं आती है ना उसको रोका जा सके और एक तरह से अच्छे मैनेजमेंट किया जा सके। इस तरह से इस उद्देश्य से इस संस्था को लागू किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, यानी कि ये जो संस्था है वो बहुत तरह से प्रोटेक्ट करती है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही मैं आपको बता रही, जैसे कि यहाँ पर ये जो महानिदेशक होते हैं ना, तो ये 3 स्टार सैनिक अधिकारी श्रेणियों के चिन्ह होते हैं जो कि एक तरह से यूनिफॉर्म पहनते हैं। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, इस पिक के थ्रू भी आप देख सकते हैं। और सितंबर और एक इंसिडेंट बताया गया है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि सितंबर 2014 में कश्मीर में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहां पर जो भी घूमने के लिए जो फंस गए थे उनको निकालने में इस संस्था या फिर इस मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ था और इन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और इसी कारण भारत सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया था। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है
कि क्षति आकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डैमेज असेसमेंट, इसके बारे में आपको करना है। यानी कि एक बहुआयामी कार्यवाही को आपको स्पष्ट करना है, यानी कि इसके कार्य को आपको एक तरह से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डैमेज असेसमेंट होता है वो होता क्या है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं भी बहुत तरह की दुर्घटना होती हैं तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं या कुछ इस क्षेत्र के लोग होते हैं जो एक आकलन यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसके थ्रू वो बताते हैं कि इतने लोगों की मौत हुई है या फिर इतना नुकसान हुआ है या फिर इतनी सारी चीज़ें जो है वो खराब हुई है। उन सभी चीज़ों का वो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और जिसके थ्रू वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने से ऊंचे लोगों के सामने इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करते हैं और बाद में जाके उस पर मैनेजमेंट की जाती है। अब इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जैसे यह किसी दुर्घटना या प्राकृतिक घटना के कारण हुए नुकसान के आरंभिक या फिर उसके बाद के एक तरह से स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ गए। अब थोड़ा सा और चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आकलन है वो क्या है। तो देखिए, ये जो है एक तरह से इसमें बहुत तरह की कार्यवाही की जाती है और इसमें राजवंश या फिर इंजीनियर लोग और भी बहुत तरह के सामाजिक शास्त्री जो लोग होते हैं जो इस फील्ड में होते हैं और कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाता है जो अच्छे से इस चीज़ को करते हैं, यानी कि इस फील्ड में जो बहुत अच्छे हैं उनको इस तरह के काम को दिया जाता है। इसमें एक तरह से मानचित्र यानी कि ड्राइंग के थ्रू भी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, आंकड़ों को दिखाया जाता है और एक तरह से लोगों के सामने उस चीज़ को देखा जाता है। किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आता है तो उसमें कितने लोग मरे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने घर डूबे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और फिर वो लोगों के सामने लाते हैं उस चीज़ को। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब नीचे में कुछ और पॉइंट दिया गया है जिसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि नुकसान का आकलन नुकसान की सीमा को रिकॉर्ड करता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जिससे बदला भी जा सकता है और इसमें एक तरह से कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है। एक तरह से आपने देखा होगा कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जब वो कुछ ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि वो कितने दिन में रेडी होगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी, उसका एक बहुत ही अच्छा वो स्ट्रक्चर यानी कि एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो उसी के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि जब आपदा आती है तो भी लोग जो है इस चीज़ का आकलन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि पूर्ण निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंधों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम आंसर के थ्रू इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं कि पूर्ण निर्माण जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, नया निर्माण करना, टूटी फूटी चीज़ें या वस्तु, मूर्ति, मकान जो भी चीज़ें हैं उसे फिर से बनाना। अब मान लीजिए कहीं भूकंप आता है तो वहाँ पर की जो भी मकान है, जो भी बड़े बड़े जो इमारत है, जो भी बड़े बड़े महल है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, टूट जाती है, फिर उसमें दरार आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसको जो निर्माण किया जाता है ना, उस पर अच्छे से काम किया जाता है या फिर उसको मैनेज किया जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण निर्माण। तो ये तो इसकी मीनिंग हो गई। अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि पूर्ण निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंध जो होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पूर्ण निर्माण जो होता है वो एक तरह से भवन, जो बहुत ही सुंदर इमारतें होती है या फिर कहीं ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से भूकंप आ गया है तो वहाँ पर उन चीज़ों को व्यवस्थित करना, यानी कि उसको मरम्मत करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं या फिर जो कि उसकी मरम्मत को सही कर सके, यानी कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसे ठीक किया जा सके। और ये चीज़ें उद्योग में भी हो सकती है, कृषि में भी हो सकती है और ये चीज़ें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर भी बहुत ज़्यादा असर करती है। और अगर इसको हम लोग अच्छे से प्लानिंग करके करते हैं तो ये जो भी नुकसान होते हैं ना वो कम हो सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसे मकान को ऐसे डिज़ाइन किया जाए जो कि कुछ ऐसे खतरे आए, जैसे कुछ ऐसी आपदाएं आ जाए इन द फ्यूचर में, तो भी ऐसे कुछ मैनेजमेंट करने चाहिए जिससे उस पर ज़्यादा असर ना हो। और आपने देखा होगा कि भारत में या फिर बाकी जो भी देश है वहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर इमारतें होती है, कितनी अच्छी अच्छी, तो वो सब भूकंप के शिकार हो जाती है, समटाइम टूट जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर हम लोग पहले से इस चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं या फिर इसकी मरम्मत कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को हम व्यवस्थित कर देते हैं जिससे ऐसी प्रॉब्लम आए तो भी ये जो इमारतें हैं सही से रह सके, ऐसे हमें इंजीनियर या फिर ऐसी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, यानी कि कोई भी चीज़ जब टूट फूट जाती है तो उसकी मरम्मत करनी। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि पुनरुत्थान क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर आपको टिप्पणी लिखनी
नहीं है। ऊपर हम लोगों ने बात किया पुनर्निर्माण, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये क्षेत्र के बारे में है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, पुनरुत्थान क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए पुनरुत्थान ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र की आपदा के बाद कार्य करने की उपयुक्त इसमें मैनेजमेंट शुरू की जाती है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी समस्या हो गई जिसके चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया उस राष्ट्र में, तो वहाँ पर उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाता है। और ये जो है इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अब मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर जो बिल्डिंग है वो टूट गया है और उसको बनाने में 5 से 10 साल का समय लग जाता है। इस तरह की ये प्रक्रिया है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि इसकी मरम्मत में वो है, जैसे कि कुछ ऐसे मकान जो बहुत ही सुंदर है, कुछ ऐसे भवन या फिर कुछ ऐसे आवास, या फिर आपदा से गुजरे लोगों के लिए भौतिक मानसिक सुविधा के लिए उनके बारे में सोचना और उनके उपायों को और उनकी समस्याओं को दूर कर उनको रहने के लिए एक अच्छा सा घर देना या फिर एक अच्छा प्लेस देना, ये सब चीज़ें इसमें आती है और इसलिए इसमें काफ़ी समय लगता है। अब हम नीचे आते हैं, जो कि है हमारा कि इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि पुनरुत्थान जो क्षेत्र होते हैं, तो इसमें आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, यानी क्या क्या समस्याएं होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है ना, वो है तो कार्यक्रम के निर्धारण में हमेशा इसमें लेट होता है। यानी कि कुछ भी चीज़ें इसमें अनाउंसमेंट जो होती है या कोई घोषणा होती है तो उसमें काफ़ी ये लोग लेट करते हैं और एक तरह से योजना बनाने में, कार्यक्रम करने में, इस सब चीज़ों को लागू करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसके चलते ये चीज़ें जो है जल्दी से नहीं हो पाती है। अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया है, यानी कि सेकंड जो पॉइंट दिया गया है कि इस कार्यक्रम को बनाने में सूचना और प्राप्त, इसमें सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा लेट हो जाती है, यानी कि इसमें सही से सूचना प्राप्त नहीं होती है, जिसके चलते और लेट हो जाता है। इसमें 3 नंबर जो पॉइंट दिया गया है, इसमें जो होता है सरकारी जो तंत्र होते हैं या इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें होती है वो एक तरह से सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में बहुत ज़्यादा धीमी करती है। यानी कि इनके काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेट होता है, जिसके चलते एक संतोषजनक जो सूचना है या फिर एक संतोषजनक जो निर्णय है वो नहीं निकल पाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। अगला जो 4 नंबर इसमें प्रॉब्लम आती है वो एक तरह से संसाधन या फिर धन की कमी हो जाती है। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जिसको बनाने में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर पैसे जो होते हैं ये लोग कम उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर लगाते हैं, जिसके चलते भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगला जो दिया गया है, किसी क्षेत्र में दूसरे पुनर्स्थान कार्यक्रमों की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कभी कभी राजनीतिक समस्याएं भी इसमें आ जाती है, यानी कि कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी इसमें आ जाती है, जिसके चलते इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला जो 6 नंबर पॉइंट है, कार्यक्रमों के निर्माण में धन की कमी, यानी कि मान लीजिए कि धन जिस काम के लिए रखा गया था उस धन को ये लोग कहीं और लगा देते हैं, जिसके चलते भी ये जो काम है वो रुक जाते हैं और काफ़ी समय का टाइम लग जाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू जो राज्य बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं, किसी कारण से, किसी आपदा के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को ठीक करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि आपदा से निपटने के लिए पारंपरिक सामना करने की कार्य नीतियों की चर्चा करनी है। यानी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी को आपको लिखना है जो कि पहले, यानी कि पारंपरिक रूप से चली आ रही है, और वो भी आपदा को लेकर। यानी कि अगर कोई आपदा आती है हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में या कहीं पर भी, तो क्या पारंपरिक नीतियाँ अपनाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लोग आंसर के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग में हम लोग समझते हैं कि ये जो पारंपरिक शब्द है वो क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए पारंपरिक जो शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है ज्ञान या जो भी प्रथाएं है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो चीज़ें चलती आ रही है और सेम वही, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, तो उसे हम लोग पारंपरिक कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पारंपरिक का मतलब क्या होता है। यानी कि एक चीज़ जो है कंटिन्यू चलते रहती है और उसी चीज़ को लोग फॉलो करते हैं, तो उसे हम लोग पारंपरिक बोलते हैं। अब हम लोग नीचे देखते हैं कि ये जो पारंपरिक स्ट्रैटेजी है जो कि आपदा में भी यूज़ की जाती है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे चक्रवात और बाढ़ के द्वारा। यानी कि चक्रवात और बाढ़ जब आती है तो लोग क्या पारंपरिक तरीके को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। तो देखिए चक्रवात जो होता है वो बड़े घूमने वाले उष्णकटिबंध तूफान की तरह, जो कि एक ही जगह पे बहुत ही
तेज़ी से घूमता रहता है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि बहुत ही ऊंची लहरों वाली एक तूफान होती है, यानी कि हवाओं के साथ आती है, यानी कि ये हवा से संबंधित होती है। इतना आप समझ लीजिए। अब आगे हम लोग बाढ़ को भी समझ लेते हैं। तो ऊपर वैसे मैंने आपको बताया कि बाढ़ जो है वो अक्सर अधिक वर्षा के कारण होती है, बहुत ज़्यादा हिमपात हो जाता है, या फिर उष्णकटिबंध चक्रवात जो समुद्री जो भाग होते हैं ना, जहाँ पर एक तरह से सुनामी आ जाती है और एक तरह से बहुत तेज जो है पानी का बहाव होने लगता है, जिसके कारण पानी जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग नीचे आते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ यूज़ की जाती है, और वो भी पारंपरिक रूप से। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जो कि ये व्यक्ति जब सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं तो समस्त जो भी चीज़ें हैं, बीज, चावल, धान को ढक देते हैं भूमि के नीचे या फिर छुपा देते हैं। तो आपको पता होगा पहले के जो लोग होते थे ना, वो अधिकतर जो चीज़ें हैं ना वो ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते थे, और उनको अगर ऐसा लगता था, ऐसा फीलिंग होता था कि अगर बाढ़ या फिर कुछ आपदा आने वाली है, तो वो ऐसे कंडीशन में इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते थे। यानी कि अपने भोजन को, चावल हो गया, धन हो गया, उसको वो मिट्टी के नीचे दबा देते थे या फिर छुपा देते थे। अगला जो पॉइंट दिया गया है, कुछ परिवार ऐसे भी होते थे, यानी कि कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवार होते थे जो क्या करते थे, अपने जो भी कीमती, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी कीमती चीज़ें हैं, उसे वो छुपा देते थे ऐसी जगहों पर जहां उनको पता हो और बाद में वो वहां से निकाल सके। अगला जो दिया गया है 3 नंबर जो पॉइंट है, घरों का निर्माण जो है ऊंचे खंडरों के ऊपर किया जाता था, जिससे कि पानी जो है वो अंदर ना जा सके। तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि खंडरों के ऊपर अगर हम लोग ऊंचे स्थान पे घर को अगर बनाते हैं तो पानी जो है, अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो पानी घर के अंदर नहीं जा पाएगा। अगला जो है, यदि बादल उत्तर की ओर बहते हैं तो यह एक संकेत है कि 3 या 4 दिन में बाढ़ आ जाएगी। तो इससे भी वो अनुमान लगा लेते थे। अगला जो 5 नंबर, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो बादल के रंग और उनके निर्माण को देखकर बाढ़ की भविष्यवाणी कर लेते थे। यानी उनको पता चल जाता कि बाढ़ कब आएगी या फिर आने वाली है या नहीं, वो बादल को देखकर ही इसका अंदाजा लगा लेते थे। अगला जो पॉइंट दिया गया, व्यक्ति घरों के आसपास केले का वृक्ष लगाते थे। अगला जो पॉइंट दिया गया है, जो कि 7 नंबर है, व्यक्ति अपने आसपास के गाँवों को चिन्हित करते थे और बाढ़ के दौरान इन गाँवों में अस्थायी प्रवाह एवं आश्रय के लिए पहुँच जाते थे। यानी पहले से उनको एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि हम लोग आने वाले हैं, इस तरह से सूचित कर देते थे। अगला जो पॉइंट दिया गया कि आपदा के तुरंत बाद वो क्या करते थे, अपने खाने की व्यवस्था या फिर नारियल और भी जो चीज़ें हैं उसका वो एक तरह से व्यवस्था कर लेते थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते थे। अगला जो पॉइंट दिया गया, चेतावनी को फैलाने के लिए वो ढोल का यूज़ करते थे। तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि लोग जो थे, राजा महाराजा के टाइम में ढोल से एक तरह से पूरे नगर में घोषणा की जाती थी। तो ये कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं या फिर स्ट्रैटेजी है जो लोग यूज़ करते थे आपदा आने के समय या फिर आपदा आने के बाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 13 नंबर। तो इसमें आपको करना है कि पारंपरिक और CBDM दृष्टिकोण के बीच अंतर करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है और इसको भी आप कर लीजिएगा। पारंपरिक, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है कि ये जनरेशन के हिसाब से सेम टू सेम चलती जाती है, पर ये जो CBDM है ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि अब इसका फुल फॉर्म होता है हमारा कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो प्रक्रिया है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये जोखिम यानी कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें समय के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। यानी कि ये रणनीति अभी बनाई गई है जो कि समय के हिसाब से बदलती है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इस तरह से आप समझ सकते। अब हम लोग देखते हैं कि तो ये आपदा जोखिम को कम करने के लिए हस्तक्षेप या फिर गतिविधियां या फिर कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करती है, जिसे मुख्य रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों द्वारा उनकी तत्काल आवश्यकता एवं क्षमताओं के आधार पर डिजाइन किया गया है। यानी कि समय के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है और बहुत सारे नए स्ट्रैटेजी को भी इसमें मिलाया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि 14 नंबर है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है हमारा तमिलनाडु में आए महासागरीय सुनामी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। कि आपकी बुक में बहुत सारे चक्रवात या फिर सुनामियों के नाम दिए गए हैं जो कि अलग अलग टाइम में आए हैं, तो उसको आप रेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तमिलनाडु में जो आए सुनामी उसको लिया है, तो उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आंसर के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो सुनामी है यानी कि ये जो महासागर सुनामी इसको आप बोल सकते हो, जो कि 2004 में आई थी। तो इस पॉइंट में दिया गया है कि 26 जनवरी 2004 को भारत में सुनामी आई थी और ये सुनामी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इसका कारण जो था वो बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर भूकंप था और जिसका मुख्य केंद्र बिंदु जो था इंडोनेशिया में, और वहाँ पर जो भी समुद्री
जो तटीय हवाएं थी क्षेत्रों में प्रभावित हुई थी और उसी से ये जो हवाएं है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, फिर इस तरह से इन हवाओं का निर्माण हुआ था। और रेक्टर स्केल पर इसका जो पॉइंट था वो 9.0 था। तो इस तरह से पॉइंट को आप लिख सकते हैं। जो सुनामी है वो भारत के समुद्री तट के लगभग 2260 किलोमीटर का क्षेत्र विनाश के रूप से, और बाकी भी जो कुछ आसपास के जो क्षेत्र थे या फिर कुछ आसपास के जो राज्य थे वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 12,405 लोगों की इसमें मौत हुई थी और लगभग 6,913 लोग जो थे वो घायल हो गए थे या फिर जख्मी हो गए थे। इससे भी ज़्यादा होंगे, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था और कम से कम इतने लोगों का घर टूट गया, यानी कि वो बेघर हो गए। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट को आप थोड़ा और लॉन्ग करके लिख सकते हैं। तमिलनाडु राज्य पे सुनामी का क्या प्रभाव पड़ा था, यहाँ पर विस्तार से दिया गया है जिसे आप नोट कर सकते हैं। इसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दिया गया, इस तरह से दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और बुक में भी आपके और अच्छे से दिया गया। और एक चीज़ आपको मैं समझा दूं कि इसमें जो राज्य सरकार थे ना, यानी कि तमिलनाडु के जो राज्य सरकार थे उनका क्या योगदान है उसे आप लिख लीजिएगा। इसको मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि देखिए, तमिलनाडु के राज्य सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा सहायता की और करना भी चाहिए। जैसे कि उन्होंने 4,000 रुपये की धनराशि देने की घोषणा की जो भी परिवार इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और बहुत तरह से उन्हें एक तरह से सहायता दी गई थी। जैसे कि खाने पीने की उन्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड किया गया था, कुछ चीज़ें उन्हें फैसिलिटी दी गई थी। उस टाइम में जो भी कीटनाशक, यानी कि जो भी बीमारियां या फिर जो भी कीड़े मकोड़े जो उस टाइम उत्पन्न हुए थे इस सुनामी से, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइप के दवाइयों को छिड़कान करने की व्यवस्था की थी और मतलब लोगों को एक तरह से बहुत ज़्यादा सहायता देने की कोशिश की थी। तो ये सब पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसे आपको करना है। जैसे उड़ीसा में चक्रवात पे आपको टिप्पणी लिखनी है अपने अकॉर्डिंग। तो गाइज ये जल्दी जल्दी में मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया। आई होप इस क्वेश्चन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और बहुत टाइम लग जाता है नोट्स वीडियो को बनाने में, बहुत सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने अपने हिसाब से ट्राई किया आपको ईजी वे में समझाने का। और लास्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। अच्छे से एग्जाम दीजिए आप। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।